अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को। सो हम रिवाइज करते हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। ये इसका सेट नंबर 76 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, डिटेल सवाल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इसी मेल एड्रेस पर। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। एंड दिस इज माई टेलीग्राम लिंक। तो इस टेलीग्राम लिंक पर जो है आपको इस चैनल पर मेरे सभी लेक्चर्स के PDF आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना, तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिलेंगे, उन सब के PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल। इसमें पूछा जा रहा है आपसे द सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपिरेशनल पुल। जो पौधे, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी पत्तियों से जो पानी उड़ जाता है, मतलब जो वाटर लॉस होता है थ्रू द लीव्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उस ट्रांसपिरेशन पुल जो है उसके बारे में आपसे स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं कि कौन सी जो है गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज़ अ पुलिंग फोर्स। पहली फोर्स स्टेटमेंट है कि ये पुलिंग फोर्स है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल। मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ कोहिजन और टेंशन में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और वो एक दूसरे को पुल करते हैं, राइट। ये वाली थ्योरी है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ट्रांसपिरेशन कॉज गटेशन इन प्लांट्स। गटेशन होता है कि जो पत्तियां होती हैं किसी भी प्लांट की, उसके ऊपर यहाँ पे आप कई बार आपने देखा होगा कि इधर 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 पानी की आपको बूंदें कॉर्नर्स पे दिखाई देंगी। वो वाली बूंदों की बात नहीं कर रही मैं जो कि बारिश के बाद होती हैं। मैं उस टाइम की बात करूँ जब बारिश नहीं हो रही है और कॉर्नर्स पे आपको बूंदें दिखाई देती हैं। हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। और फोर्थ है इट कैन पुल वाटर अप टू लॉन्ग डिस्टेंस। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पुलिंग फोर्स है, कोहिजन टेंशन रेस्पिरेशनल ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल है, ट्रांसपिरेशन कॉज गटेशन। रॉन्ग स्टेटमेंट इससे पूछा जा रहा है। सिर्फ A रॉन्ग है, B D रॉन्ग है, A D रॉन्ग है, या ओनली C इज रॉन्ग। बताएं। NCERT का सवाल है। NCERT में हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो है NCERT के ही सारे स्टेटमेंट्स हैं, मतलब पूरा का पूरा जो सवाल है वो NCERT से ही लिया गया है। तो इसमें आप समझ सकते हैं बाकी की सारी चीज़ें ठीक है। पुलिंग फोर्स है, कोहिजन एडिशन भी होता है, वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा देता है। आप ये सोचिए जो सबसे लंबे ट्रीज हैं, जो सबसे ऊंचे ऊंचे ट्री हैं, जिनकी ऊंचाई आप सोचिए कितनी कितनी मंजिल तक होती है, अगर आप बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में देखें तो उनके सबसे टॉप वाले पोर्शन तक भी जो पानी है वो कैसे जाता है, वो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू चला जाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। तो C स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो इसका जवाब है ओनली C इज रॉन्ग। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके पास कोई हार्ट तो है नहीं। हार्ट क्या करता है? हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग मोटर की तरह हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा है, बट प्लांट के पास कोई हार्ट नहीं है। तो उनके पास मैकेनिज्म कैसे है? कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो वो कैसे काम करते हैं? 15 मीटर तक की हाइट तक वो कैसे पहुंचाते हैं पानी को? जाइलम के थ्रू। तो प्लांट्स में क्या होता है? वाटर इज बोथ पुश्ड एंड पुल्ड अपवर्ड। पुश भी किया जाता है और पुल भी किया जाता है। पुल कैसे होता है? ट्रांसपिरेशनल पुल से, राइट। तो पुलिंग वाटर जो है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन पुलिंग द वाटर टू द कैनोपी एंड रूट प्रेशर। रूट पुशेज द वाटर इन द जाइलम। रूट से जो है पानी एब्जॉर्ब होता रहता है और वो पुश होता रहता है ऊपर। कैसे? जो पुलिंग फोर्स जो दे रही है, क्या दे रहा है? ट्रांसपिरेशन एक पुलिंग फोर्स दे रहा है। तो ये जो मॉडल है ये हमने NCERT में डिस्कस किया था। कोहिजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल है ये। तो रूट प्रेशर जो होता है उसके वजह से क्या होता है? केपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू स्मॉलर हाइट। अगर सिर्फ रूट प्रेशर की बात करें तो सिर्फ छोटी हाइट तक ही जाएगा, तो उसके बाद वाली हाइट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपिरेशनल पुल की जरूरत पड़ती है। तो पुश एंड पुल दोनों काम कर रहे हैं। ये देखिए, इसको गटेशन कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पत्तियों के चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। और ट्रांसपिरेशन का पुल का इसमें कोई भी रोल नहीं है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैज हाईली इफेक्टिवली यूज्ड इन फीमेल, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन एंड हैव गुड रिवर्सिबिलिटी। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात हो रही है। अगेन NCERT का सवाल जिसमें हमने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ा था। तो इस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि कैसा है? हाई इफेक्टिवली यूज्ड इन फीमेल्स। फीमेल्स में यूज हो रहा है, पहली चीज। हाईली इफेक्टिव है फीमेल में। रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मूवमेंट को ही रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। अवॉइड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। एंड हैव अ गुड रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स भी किया जाता है, उसको रिवर्स आराम से कर दिया जाता है। तो कौन सा वो मॉडल है? देखो, ट्यूबैक्टमी
ट्यूबैक्टमी मतलब इसका मतलब है कटिंग। ट्यूबैक्ट का मतलब हो गया ट्यूब्स को कट कर दिया गया, तो ट्यूबैक्टमी नहीं हो सकता क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता। अगर एक बार ट्यूबैक्टमी कर दिया जाता है तो क्योंकि कट कर दिया गया है इसलिए उसको दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता। तो ट्यूबैक्टमी जो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। फीमेल्स में है ऑफ कोर्स आईयूडीज, पिल्स, बैरियर्स। तो पिल्स होती है, आईयूडीज होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, एंड बैरियर टेक्निक्स जो होती हैं वो आप जानते हैं, डायाफ्राम और उसमें कॉन्डोम्स आते हैं। तो बताएं इसका सही जवाब कौन सा है? ऐसा मेथड जो फीमेल्स में यूज हो रहा है, जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड अवॉइड फर्टिलाइजेशन, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आईयूडीज। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं उनको है जो है लगा दिया जाता है, और अगर रिवर्स करना है तो उसको रिमूव भी कर दिया जाता है, राइट। आईयूडीज सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ये कॉन्ट्रासेप्शन का इन केस ऑफ इंडिया। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, वो उस लाइफ तक चलते हैं और उसके बाद उनको चेंज भी कराना पड़ता है, राइट। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3, उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, एनसीईआरटी में बताया गया है ये। सेकेंड, यूरेनस इज द थर्ड गैस जायंट, थर्ड लार्जेस्ट है ये गैस जायंट। साइडेरियल पीरियड is the time taken for a planet to complete one orbit, or though Jupiter is gas giant it is the heaviest planet in our solar system। तो ये 4 तरीके के आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। चारों ही जो स्टेटमेंट हैं वो चारों के चारों एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं। एनसीईआरटी में सारे के सारे डिटेल में बताया गया था। तो आप इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओनली ए इज रॉन्ग, ओनली बी इज रॉन्ग, ए बी सी इज रॉन्ग, और नन ऑफ द अबव। बताइए इसका सही जवाब क्या है। क्या सारे स्टेटमेंट्स ठीक है? क्या इसमें से कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है बी? क्या कोई इसमें से ए रॉन्ग स्टेटमेंट है सिर्फ, या तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है ए बी सी? बताएं। तो इसका जो सही जवाब है वो है नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं सबके सब सही स्टेटमेंट है। हम जो है हमेशा मून का एक ही साइड देख पाते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी आपको मैं बता भी चुकी हूँ पहले भी, हम फिर भी डिस्कस कर लेंगे। यूरेनस जो है थर्ड लार्जेस्ट गैस जायंट है। जुपिटर गैस जायंट है सबसे बड़ा, लेकिन फिर भी ये सबसे हैवी प्लैनेट है। साइडेरियल जो पीरियड होता है इट इज टाइम टेकन फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी। जो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो एक अपना ऑर्बिट कंप्लीट करती है अराउंड अ स्टार, तो उसको कहते हैं साइडेरियल पीरियड। तो इस केस में अगर कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज की बात हो रही है, प्लैनेट्स की अगर बात हो रही है, तो अगर वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको भी हम साइडेरियल पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडी है, ओके। तो साइडेरियल पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी within the solar system to complete one orbit with respect to fixed star as observed from some point of time outside the solar system। हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारा जैसे सोलर सिस्टम है, हम सब उसके प्लैनेट्स हैं, हम उसको एक पूरा सर्कल करते हैं, तो उसे भी बोला जाता है साइडेरियल पीरियड। इसको हम और क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक जो चक्कर हम काट रहे हैं जो प्लैनेट्स, उसको रिवोल्यूशन भी बोल रहे हैं। साइडेरियल पीरियड का क्या मतलब है, एक साल, मतलब पूरा का पूरा चक्कर कितने टाइम में काटेंगे, वो एक साल हम इसको बोलते हैं, जिसको हम अर्थ के केस में 365 डेज और 365 डेज एंड 6 आवर्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि लीप ईयर बन जाता है एवरी 4th ईयर। तो वो है ये। आर्यभट्ट जो है उन्होंने 499 CE में कैलकुलेट किया था साइडेरियल पीरियड ऑफ अर्थ, विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट नोन वैल्यू, ओके। उन्होंने भी बता दिया था कि जो हमारा एक साल है, उन्होंने आर्यभट्ट ने उतना ही कैलकुलेट करके बताया था। बाकी की जो चीज़ें हैं, यूरेनस जो है 7th प्लैनेट है, इज द थर्ड लार्जेस्ट गैस जायंट। जुपिटर इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट गैस जायंट। सैटर्न जो है वो 2nd गैस जायंट है। देखो जुपिटर सबसे बड़ा है, जो कि एक गैसियस प्लैनेट है, बाहरी भी है लेकिन ये। उसके बाद आता है सैटर्न और उसके बाद आता है यूरेनस। अगर आप यूरेनस की काउंटिंग में देखेंगे तो आपको पता है उसका कौन सा नंबर है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम PDF। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर विंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स दैट हैव विंग्स इन देयर सीड्स। कौन से एग्जाम्पल के अंदर विंड जो है सीड्स को डिस्पर्स करती है, दैट हैव विंग्स इन देयर। वो जो होते हैं, ये वाले जो कुछ जो एग्जाम्पल देंगे उसमें पंख लगे होते हैं सीड्स के ऊपर, लिटरली पंख लगे होते हैं। मेपल सीड डिस्पर्सल में ऐसा होता है, माडव सीड्स डिस्पर्सल में होता है, जेंथियम के सीड डिस्पर्सल में होता है, या बैल्सम सीड डिस्पर्सल में ऐसा होता है। देखिए
थोड़ी सी हायर एनसीईआरटी से है ये क्लास सवाल, लेकिन कभी कभी इस तरीके के सवाल भी ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही स्पेसिफिकली, क्योंकि इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका फोटो दिया हुआ है। ओके, बताएं। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, मेपल सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। देखिए, अगर कोई प्लांट जो अपने सीड्स बना रहा है, हर टाइम तो हम उसको वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट नहीं कर सकते, सीड के थ्रू भी होगा। तो सीड के थ्रू जो प्लांट प्रोपोगेट हो रहे हैं, जब ये वाला मेथड यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उस टाइम पे सीड्स को डिस्पर्स भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्लांट सारे के सारे वहीं लगेंगे जहाँ ऑलरेडी एक प्लांट है, तो कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। तो क्या होता है, नेचर में सीड को डिस्पर्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं कि भाई जो पक्षी होते हैं या कोई जानवर होते हैं उसको खा लेते हैं, और उसके सीड्स जो है उसको कहीं जहाँ जहाँ वो जानवर घूमेंगे वहाँ वहाँ उसके सीड डिस्पर्स होते जाएंगे। सिमिलरली क्या होता है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ कांटे लगे होते हैं, तो कोई भी जानवर पास से गुजरेगा वो उसके फर में चिपक जाएंगे, और फिर जहाँ पे भी वो जानवर जाएगा वहीं पे वो चला जाएगा और उसके सीड को डिस्पर्स कर देगा, राइट। तो सीड डिस्पर्सल थ्रू विंड और हवा से होते हैं सीड डिस्पर्सल। फॉर एग्जाम्पल इन मेपल एंड ड्रमस्टिक, दो सीड्स हैव विंग्स इन दैम, व्हेन दे फॉल दे ग्लाइड थ्रू द एयर एंड गेट डिस्पर्स। देखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हवा आती है हवा में उड़ते जाएंगे अपने आप से। अदर एग्जाम्पल क्या है, लाइट सीड्स होंगे ग्रास के, हेयरी सीड्स होंगे, है ना। आपको याद होगा बचपन में हम सभी ने देखे, मतलब बचपन में क्या अभी भी आप देखेंगे, अगर किसी गार्डन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो आपको इस तरीके के सीड्स उड़ते हुए मिलेंगे जिनके ऊपर जो है वो सपोर्ट करते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं और हवा के साथ साथ उड़ते जाते हैं और अलग अलग जगह पे वो फैल जाएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है सीड डिस्पोजल का? वाटर के थ्रू हो सकते हैं। तीसरा कौन सा हो सकता है? एनिमल्स के थ्रू हो सकते हैं। चौथा कौन सा हो सकता है? जबकि फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क, तो ये सीड जो है दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये तरह तरह के मेथड हैं जो कि हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि किस तरीके से सीड डिस्पर्स हो सकते हैं, राइट। सो आप ये देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है, इस तरीके से सीड जो है डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल अडेप्टेशन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, उसमें आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है पेंगुइन्स हैव वेब्स इन देयर फीट फॉर बेटर स्विमिंग केपेबिलिटी। जो पेंगुइन्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं उसके अंदर वेब ऐसे बना होता है जालीदार, ठीक, वो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है, पहला। सेकेंड है पोलर बियर लूजेज मोस्ट ऑफ द हीट थ्रू हिज ईयर्स, आईज एंड नोज, वहां से उसकी हीट जो है लॉस होती है। साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया एंड कम टू प्लेस लाइक भरतपुर एंड सुल्तानपुर। साइबेरियन क्रेन जो होते हैं साइबेरिया से चलते हैं और हमारे इंडिया तक और उसके भी बियॉन्ड जाते हैं। कैमल्स हैव लार्ज फीट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉक ऑन सैंड। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बताएं कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं जो करेक्ट है। ओके, तो ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ए बी सी इज करेक्ट, ए बी सी डी आर करेक्ट। बताएं कौन कौन से इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, पेंगुइन के पैरों में वेब होता है, ये बिल्कुल सही बात है, जानते हैं हम, वो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। कैमल जो होते हैं उसके लार्ज फीट होते हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो सैंड पर चल पाए, ये भी बिल्कुल सही बात है। साइबेरिया से जो बर्ड्स आते हैं वो भरतपुर और सुल्तानपुर सेंचुरीज में आ जाते हैं, ये भी एकदम ठीक बात है। ये बताइए पोलर बियर का जो हीट लॉस होता है उसकी आईज, ईयर्स एंड नोज से होता है, ये बताएं। बस यही इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप बी को भी मान लेते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप ऑप्शंस में देखिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि करेक्ट स्टेटमेंट में मिसिंग हो सिर्फ बी, राइट। तो आप उससे भी समझ जाएंगे, बट अगर हम सीधे तरीके से चलते हैं तो बी सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फाइन। तो इसमें सभी सही है, सारे के सारे सही हैं। तो अगर आप देखेंगे पेंगुइन्स जो होते हैं गुड स्विमर होते हैं, उनकी बॉडी इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड होती है। पेंगुइन की बॉडी की शेप भी आप देखेंगे ना इस तरीके की होती है ताकि वो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है। जैसा कि हमारा सर्फिंग बोट होती है ना, या बोट दूसरी भी होती है, उसकी जैसे शेप है ऐसी ही पेंगुइन की शेप होती है, तो वो स्विम कर पाते हैं बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन बॉडी होने की वजह से, राइट। और उनके पैरों के अंदर वेब बना होता है ताकि वो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। जो स्विमर्स होते हैं उनके पैरों में आपने देखा है ना, वो आर्टिफिशियल ऐसे फ्लैप्स लगाते हैं, उसी की तरह से पेंगुइन के पैर ऑलरेडी होते हैं ताकि वो अच्छे से स्विम कर पाए। अगर आप पोलर बियर को देखेंगे तो पोलर बियर का जो ये वाला हीट सेंसिटिव कैमरा से जब उसको देखा गया तो उसका जो पोलर बियर होता है हैव अ लॉट ऑफ अडेप्टेशन टू बी प्रेफर प्रीडेटर इन पोलर रीजन। इसका कोट होता है टोटली वाइट विच परफेक्टली ब्लेंड विद द स्नो। इट इज हार्ड टू स्पॉट अ पोलर बियर, दिखता भी नहीं है, और इसकी जो हीट डेसिपेट होती है
आईज, ईयर्स, माउथ एंड नोज, इस वाले एरिया से होती है। ओके, बाकी जगह से इसका फर से कवर होता है मोस्टली, तो वहाँ से हीट नहीं निकलती है। ये देखिए, ये कैमल का आपको फीड दिखाया गया है। ये बाकी की चीज़ें आप जानते हैं। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज अ सोनिक बूम। सोनिक बूम नाम का टर्म है, उसका मतलब क्या है ये पूछा आपसे जा रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ बॉम्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड, स्पीड लिमिट आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट लूज देयर इंटीग्रिटी, sound produced by supersonic objects when they cross the speed of sound, और sound level higher than a million kilohertz। बताएं सोनिक बूम किसको कहा जाता है, इनमें से कौन सी टर्म जो है जो सोनिक बूम को डिस्क्राइब करती है पूरे अच्छे तरीके से। तो टाइप ऑफ बॉम्ब है ये कोई, या ये स्पीड लिमिट है जिसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लूजेस, या फिर वो साउंड है जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। बताएं। तो इसका सही जवाब जो है वो 3 है, साउंड प्रोड्यूस बाय द सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स। तो सुपरसोनिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सुपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से ऊपर वाले, व्हेन दे क्रॉस द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जितनी स्पीड हो सकती है उससे तेज स्पीड से जो चलते हैं वो ऑब्जेक्ट, तो वो जब सुपरसोनिक बूम क्या होता है, व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू ट्रेवल एट अ सुपरसोनिक स्पीड। तो बहुत सारे बुलेट्स होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं वो आपकी साउंड वेव उतनी तेजी से ट्रैवल नहीं करेगी जितनी तेजी से वो एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रैवल करेगा, तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। तो व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड, इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स इन द एयर। मतलब साउंड भी वही प्रोड्यूस कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वही, जैसे जेट जा रहा है, प्लेन स्टार्ट हो रहा है तो जेट से ही तो आवाज निकल रही है, लेकिन जेट खुद जो है वो तेजी से चल रहा है, और भी तेजी से चल रहा है, साउंड की स्पीड से भी तेज। तो उससे क्या होता है, एक शॉक वेव जनरेट हो जाती है, एंड दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। द एयर प्रेशर वेरिएशन associated with this type of shock wave produces a very sharp and loud sound, उसको हम बोलते हैं sonic boom। The shock wave produced by supersonic aircraft has enough energy to shatter window glass। तो जहाँ पे एयरक्राफ्ट मतलब फ्रीक्वेंटली चलते हैं वहाँ के लोगों को बोला जाता है कि भाई अपने ग्लास के वो मत बनाइए आप, क्योंकि बार बार वो जो क्या होता है सोनिक बूम की वजह से विंडो के ग्लासेस टूट सकते हैं, डैमेज हो सकती है बिल्डिंग्स में भी। तो स्पीड ऑफ द साउंड क्या है, 767 माइल्स पर आवर, ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। साउंड की स्पीड 767 माइल्स पर आवर है, या फिर अगर आप किलोमीटर्स में देखना चाहेंगे तो 1236 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो मान लीजिए रफली 1250 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 घंटे में। तो आप इसको अपने दिमाग में किसी और चीज़ से सेट कर सकते हैं कि भाई कहीं से कहीं तक का डिस्टेंस आप देख लीजिए 1250 किलोमीटर है, आप अपने दिमाग को कमांड दे सकते हैं कि 1250 किलोमीटर के लगभग जो है साउंड 1 घंटे के अंदर ट्रैवल करता है, याद रखने के लिए। ओके, इसी तरीके से आप याद रख पाते हैं चीज़ों को। तो ये जो था इसको कहते हैं हम सुपरसोनिक स्पीड की वजह से होता है सोनिक, क्या बोलेंगे हम इसको, क्या टर्म था, सोनिक बूम, सोनिक बूम होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो MPPCS 2018 में पूछा गया था आपसे। इसमें आपसे पूछा गया मेजर रीजन फॉर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सी वाटर। सी का जो वाटर है वो लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका जो मुख्य कारण क्या है ये आपसे पूछा गया था सवाल में। तो मुख्य कारण क्या, उसका सुनामी वेव्स है, क्या ग्लोबल वार्मिंग है, क्या एक्वाटिक एनिमल्स है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या इसमें से कौन कौन है। ABD करेक्ट है, BCD करेक्ट है। देखिए, सुनामी वेव्स वाटर का लेवल बढ़ा सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या बढ़ा सकती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्वाटिक एनिमल। बताएं, आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जिसको आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे वो आपको दिख रहा है वो गलत है, तो उसकी वजह से आप सीधा बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है इट इज़ A, B and D। ओके, एक्वाटिक एनिमल क्या सी लेवल बढ़ा देते हैं, मतलब इतने ज़्यादा एक्वाटिक एनिमल बढ़ गए हैं कि पानी जो है ऊपर आ गया है। नो, पानी जो है ऊपर आ रहा है अगर, तो उसके लिए सुनामी वेव्स, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, सी के एनिमल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इतने भी ज़्यादा एनिमल्स नहीं हुए हैं कि सी का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया हो, राइट। तो क्या है, सी लेवल का जो इंक्रीज हो रहा है किस वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होके क्या कर रही है, ज़्यादा का ज़्यादा पानी जो है हमारे ओशंस में जा रहा है, एक ये कारण है। सुनामी जो होती है जब वो हाई वेव्स आ जाती हैं उसको कहते हैं हम। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग, उसी को इफेक्ट को कहा जाता है, उसी का दूसरा नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न करते हैं उसकी वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं,
लिस्ट में आपको बहुत बार दे चुकी हूँ, ठीक है। तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड है उसके अंदर, तो ये सारी जो गैसेज होती है कंबाइंड फॉर्म में ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है आइस मेल्ट। तो ये सारा आप स्टोरी जानते हैं बहुत अच्छे से। मतलब इसमें से सिर्फ जो सी के जो एनिमल है ना, वो उनको कोई ब्लेम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से सी लेवल राइज नहीं हो रहा है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा गया था, वो भी MPPCS 2018 में सवाल पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट साउंड वेव। बहुत अच्छा सवाल। कौन सी जो लेयर है वो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है? तो ये बताइए, ट्रोफोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर है या स्ट्रेटोस्फेयर है? बताएं कौन सी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो कि साउंड वेव को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो देखिए, अगर आप इसमें यहाँ पे देखेंगे, ट्रोफोस्फेयर जिसके अंदर हम रहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर उसके नेक्स्ट वाली लेयर, जो नेक्स्ट वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसी के अंदर ओजोन है। तो ओजोनोस्फेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर को ही कहते हैं। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों तो नहीं हो सकते, एक ही लेयर का नाम दिया गया है इसमें। तो होगा तो या तो आइनोस्फेयर होगा या तो ट्रोफोस्फेयर होगा। तो कौन सी लेयर में जाके एटमॉस्फेयर की साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, ये आपको बताना है। तो लॉजिकली भी आप इस सवाल को सही कर सकते थे। तो इसका सही जवाब जो है वो है आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर जो होती है उससे रिफ्लेक्ट होती हैं साउंड वेव्स। तो आयनोस्फेरिक जो होता है, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन सर्टेन रेडियो वेव्स स्ट्राइक अ थिन हाईली आयनाइज्ड लेयर इन द आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर के अंदर आयनाइज्ड लेयर होती है, वो उसकी वजह से जो होती है साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऑल्दो द रेडियो वेव्स इज एक्चुअली रिफ्रैक्टेड, सम मे बी बेंट बैक सो रैपिडली दैट दे अपीयर टू बी रिफ्लेक्टेड। ओके, तो आयनोस्फेयर का जो रिफ्लेक्शन होता है टू अकर हाईली आयनाइज्ड लेयर कैन बी अप्रॉक्सीमेटली नो थिकर देन 1 वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका टेक्निकल पार्ट। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन सी लेयर जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो है आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, राइट। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें MPPCS के 2018 में ही पूछा गया सवाल है। उसमें आपसे पूछा था हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। तो NCERT का सवाल अगेन। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि NCERT जो साइंटिस्ट ने कोई मेजर डिस्कवरीज किए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम किसने बोला, सेल किसने बोला, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, DNA किसने डिस्कवर किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी आपको कोई पर्टिकुलर लॉ है, न्यूटन का अगर लॉ है आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में जो भी है, बोर्स मॉडल कैसे जो डिफरेंट था, पेनिसिलिन का खोज किसने किया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। पढ़ते जाएंगे आपको लर्न होते जाएंगे। जो भी आपको कोई फैक्ट मिलता है ना, आप अपनी फैक्ट चेक वाली एक अलग से नोटबुक बना सकते हो, जिसमें जो भी फैक्ट है आप नोट कर सकते हैं। फैक्ट कौन सा? स्टैटिक वाला फैक्ट, उसको नोट कर सकते हैं, उसको बार बार रिपीटेड रिविजन कर सकते हैं हर एक हफ्ते बाद। तो आप देखेंगे कि 4-5 हफ्ते बाद वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। मतलब 4-5 हफ्ते में तो नहीं जाएगा परमानेंट में, लेकिन मतलब 3 महीने बाद जैसे ही आप उसको फिर रिवाइज करेंगे तो उसके बाद वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। एनीवेज बताएं, टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन किया? टेंसले, डार्विन, न्यूटन, रुदरफोर्ड। बताएं कौन जो है उन्होंने इकोसिस्टम को, वैसे इसके अंदर ऑप्शन इतने सिंपल दिए गए थे तो आप आराम से बता सकते थे। न्यूटन ने तो नहीं किया, ये आपको पता है। डार्विन ने तो वो वाली थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। रुदरफोर्ड हम जानते हैं, रुदरफोर्ड ने केमिस्ट्री में काम कर रहे थे वो। तो अब इकोसिस्टम के बारे में तो एक ही बचे, टेंसले, उन्होंने किया होगा, राइट। तो बहुत ईजी थे ऑप्शंस। तो टेंसले को आप लॉजिकली भी बता सकते थे क्योंकि बाकी सारे लोगों को आप जानते हैं। डार्विन को आपने पढ़ा है, डार्विन जो है बायो में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। न्यूटन जो अपने फिजिक्स में काम कर रहे थे वो बता रहे हैं कि एप्पल गिरता है, लॉ ऑफ मोशन बताए उन्होंने। रुदरफोर्ड केमिस्ट्री में काम कर रहे थे, वो एटम के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो इतना भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पर्सन जो है किस फील्ड में काम कर रहा है। हमेशा करेक्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार आप बहुत ही सरप्राइजिंगली देखेंगे कि एक पर्सन जो एक फील्ड में काम कर रहा है, स्पेशली मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, मतलब मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ जब मैं अपना फिलॉसफी ऑप्शनल से एग्जाम देती थी। मैं फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ती थी तो मुझे बहुत सरप्राइज होता था। फिलोसोफर्स जो होते थे, जिन लोगों को मैंने अपने साइंस के क्लासेस में पढ़ती थी, वो लोग लास्ट में फिलोसफी लिख रहे हैं। तो आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी सरप्राइज। लेटर ऑन मुझे समझ में आता है कि हाँ, कि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्टीमेटली आप इतने क्यूरियस हो जाते हो। जब हिग्स बोसोन पार्टिकल है, उसको गॉड पार्टिकल बोला गया। आप देखिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं अल्टीमेटली ऐसी बात कहेंगे कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम कभी पता नहीं कर पाएंगे अपनी इस लाइफ में, क्योंकि ह्यूमन स्पीशी की जो एग्जिस्टेंस है वो भी लिमिटेड है।
उससे भी ज़्यादा बियॉन्ड चीज़ें हो रही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के हमने एटम का खोज कर लिया, एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल, पहले बोला गया एटम जो होता है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, फिर उसको आके उस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, एटम तो फर्दर डिवाइड हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद इतने सारे और पार्टिकल जो कि हमने एटम के बीच में मिल ही नहीं रहे हमको, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, तो वो इतने सारे पार्टिकल हैं जो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, कोई रॉक उनको नहीं रोक पा रही है, राइट। आपको पता होगा जो तमिलनाडु में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मतलब वो इतनी रॉक्स के नीचे वाली लेयर में जाके उन्होंने अपनी लैब बनाई है ताकि कोई पार्टिकल वहाँ पे क्रॉस ना कर पाए, कोई रेडिएशन क्रॉस ना कर पाए, बट फिर भी वहाँ पे कुछ रेडिएशन क्रॉस करती हैं। सो द पॉइंट हेयर आई वॉन्ट टू से इज, ज़रूरी नहीं है बहुत सारे लॉजिक आपका एकदम ठीक ही हो, बट लॉजिकली अगर आप देखेंगे मोस्टली जो एक पर्सन एक फील्ड में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बायोलॉजी में काम कर रहा है तो मोस्टली वो फिजिक्स में जंप नहीं कर रहा होता, वो अपने ही रिसर्च में लगा होता है। सिमिलरली कोई फिजिसिस्ट है तो वो केमिस्ट्री में जंप नहीं करता, ऐसा आपको बहुत ही रेयर मिलेगा। बट येस, साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस को आप जंप करते हुए ज़रूर देखेंगे फिलॉसफी में, वहाँ ज़रूर वो मिलेंगे आपको, रिलीजन में ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि उनके फिर थ्योरीज जो हैं फिलोसफिकल थ्योरीज बाद में आ जाता है, जिसमें वो बताएंगे कि गॉड क्या है, या नेचर जो है, या वर्ल्ड जो है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, राइट। तो इसमें हम पढ़ रहे थे टेंसले जो थे उन्होंने इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया है, ये हमने लॉजिकली इन्फर कर लिया, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है सबसे पहले 1935 में पब्लिकेशन बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले, उन्होंने ये बताया था। तो जो आर्थर रॉय क्लैफम हैं, who came up with the word at Tensley's request. So Tensley devised the concept to draw attention to the importance of transfer of material between organism and their environment. उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने देखा कि भाई ऑर्गेनिज्म ना तो आइसोलेटेड फॉर्म में रह सकता है और ना ही एनवायरनमेंट जो है आइसोलेटेड फॉर्म में रह सकता है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि सनलाइट हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, हम सनलाइट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, या मिट्टी हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है। अगर मिट्टी बनी रही है, मतलब कोई रॉक्स हैं, रॉक्स का जो वियर एंड टियर हो रहा है उसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एबायोटिक फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा कि धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, नो, उसके अंदर बायोटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो दोनों एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड चल रहे हैं, तो इकोसिस्टम टर्म कॉइन होता है। एनीवेज, हम जो है अपनी एनवायरनमेंट वाली जो क्लास है उसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ कि ये सारे टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और इनका मतलब क्या होता है। आपको इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनवायरनमेंट में भी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी MPPCS 2018 में पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया था द सर्फेस ऑफ अर्थ एब्जॉर्ब 1.94 कैलोरीज सोलर एनर्जी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। इतनी जो कैलोरी है 1.94, देखो जो 1.94 है ना कैलोरी, मैं जब भी अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, आपको दो कैलोरी से याद रखना है। 1.94 है तो आप 2 कैलोरी याद रखो। 1.94 टर्म को रिमेंबर करना आपके ब्रेन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन 2 को रिमेंबर करना आपके लिए बहुत आसान है। सिमिलरली जब मैंने आपको बोला अभी साउंड वेव का स्पीड कितना होता है, तो 1250 किलोमीटर लर्न करना आपके लिए ब्रेन के लिए ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 1236 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज़ हो आप उसको राउंड ऑफ कर दिया करो, जो उसकी नियरेस्ट टर्म है उसके साथ राउंड ऑफ कर दिया करो, अपने दिमाग को समझा दिया करो कि भाई इतना है। अब जब भी ऑप्शन में आएगा ना तो आपको झट से पता चल जाएगा कि ओके मेरे ब्रेन ने क्या टर्म लर्न किया हुआ है। एक टर्म जो कि आपने राउंडिंग ऑफ किया था उसको आपने लर्न कर लिया तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, हो सकता है आपका दिमाग भूल जाए। एनीवेज, तो टर्म ये दिया रखा था, क्वेश्चन था कि 1.94 किलो कैलोरी जो है एनर्जी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट जो एब्जॉर्ब कर रही है अर्थ, उसको क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट कहते हैं, एल्बिडो ऑफ अर्थ कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी कहते हैं, या नन ऑफ द अबोव कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब हमारी अर्थ का जो स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? वो पर मिनट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 2 कैलोरी एनर्जी पर मिनट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। राउंडिंग ऑफ हमने कर दिया, उसमें हमने 24 घंटे को लिया, हमने उस टाइम को भी ले लिया जिस टाइम पे रात हो रही है, ठीक है। हमने पूरी अर्थ की सरफेस को लिया है, रात को भी लिया, दिन को भी लिया, 24 घंटे में कितनी सोलर एनर्जी आ रही है पूरी अर्थ की सरफेस को ले लिया, तब हमने ये निकाला है, ठीक है। तो इसे सोलर कांस्टेंट कहा जाता है, इसे एल्बिडो ऑफ अर्थ कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी कहा था। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी बिल्कुल नहीं कह सकते, रिफ्लेक्ट थोड़ी हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एल्बिडो ऑफ अर्थ, एल्बिडो क्या होती थी कि जो सरफेसेस होती हैं जो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है उसको कहा जाता था। तो क्या कहते हैं इसको? बहुत ही आसान पूछ रहा है MPPCS में सवाल, बहुत आसान पूछा जा रहा है। तो मेरे MP के स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्जाम जो है काफ़ी नियर है, तो आप देख सकते हैं
आपके लिए साइंस सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे हम, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो इट इज़ अ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या बताती है, पर मिनट जो है हमारी अर्थ की सरफेस कितनी एनर्जी रिसीव करती है सन से, तो इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड फ्रॉम दिस पीडीएफ, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ज़रूर पढ़ लीजिए आप। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मज़ा आया होगा, आपकी ढेर सारी लर्निंग भी हुई होगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।